वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 10th के लिए इकोनॉमिक्स का सबक नंबर 3 पढ़ाऊँगी। एग्ज़ाम से मुतालिक पूरे ही चैप्टर की 100% तैयारी करवाऊँगी, थोड़ा भी टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। तो बच्चों, सबसे पहले टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर समझाऊँगी, क्योंकि टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर के ज़रिए से ही एग्ज़ाम से मुतालिक इस चैप्टर का हर कंसेप्ट मैं आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लियर करवाऊँगी। क्वेश्चन आंसर के ज़रिए ही बच्चों आपके एग्ज़ाम की तैयारी भी हो जाएगी और आपके चैप्टर का सारा कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा जैसे कि मैं हर बार बताती हूँ, अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन आंसर भी समझाऊंगी। ये क्वेश्चन आंसर एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं और आने वाले एग्ज़ाम में भी आपसे ज़रूर पूछे जाएंगे। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, एक बार वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना, ताकि चैप्टर का हर डाउट आपका अच्छे से क्लियर हो सके। और बच्चों, जितने भी चैप्टर्स हैं चैनल की प्लेलिस्ट में है, आप वहां से जाकर देख सकते हो। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबक नंबर 3 का नाम है ज़र और कर्ज। बच्चों, ज़र किसे कहते हैं? मनी को। कर्ज कहते हैं क्रेडिट को, यानी कि पैसे उधार लेने को। तो आपको इस चैप्टर के अंदर ये बात समझाई जाएगी कि किस वजह से मनी हमारी मईशत के लिए यूज़फुल रहती है और पैसों की वजह से किस तरीके से जो आपस का लेन देन है उसमें सहूलियत होती है। क्योंकि देखो बच्चों, पहले के ज़माने में जो लेन देन होता था वो चीज़ों के बदले होता था। जैसे कि अगर किसी को गेहूँ चाहिए तो उसे गेहूँ के बदले में कोई दूसरी चीज़ देनी पड़ती थी। जैसे कि गेहूँ के बदले में दूध देना पड़ता था, मगर उस इंसान को ढूंढना इम्पॉसिबल भी, मतलब परेशानी होती थी, इम्पॉसिबल नहीं कि जिसे गेहूँ के बदले दूध चाहिए हो। तो इस तरीके से बच्चों लेन देन में लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानियां होती थी, क्योंकि आपस का जोड़ सही नहीं मिल पाता था। तो इसी वजह से लेन देन की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए पैसों का चलन राइज हुआ। सभी देशों की बच्चों अपनी अलग अलग करेंसी होती है। इसके अलावा आप इस चैप्टर के अंदर हमारे कौमी बैंक यानी कि रिज़र्व बैंक के कामों के बारे में पढ़ोगे। बच्चों, कौमी बैंक क्या होता है? रिज़र्व बैंक सभी बैंकों का जो बैंक होता है उसे रिज़र्व बैंक कहते हैं। रिज़र्व बैंक की परमिशन से ही कोई भी इंसान अपना बैंक खोल सकता है, मगर इसकी शर्तें होती हैं। क्या शर्तें होती हैं कि जो भी कोई बैंक अगर खोला जाएगा तो उसकी कुल जमा का 15% भाग उसको रिज़र्व बैंक के पास जमा करवाना पड़ेगा एज अ सिक्योरिटी, तकरीबन 300 करोड़ रुपए। ऐसा क्यों करता है रिज़र्व बैंक? ताकि अगर कोई बैंक दिवालिया हो जाए तो लोगों की रकम की अदायगी इस पैसे की मदद से की जा सके। तो बच्चों, इन सभी बातों को आप इस चैप्टर के अंदर समझोगे। क्वेश्चन आंसर के ज़रिए से हर डाउट आपका इजीली क्लियर होता जाएगा और हैंड टू हैंड क्वेश्चन आंसर की तैयारी होती जाएगी। आपको क्वेश्चन आंसर के लिए अलग से कोई और वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। कंसेप्ट क्लियर करने के लिए भी आपको अलग से कोई और वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। तो बच्चों, सवाल नंबर 1 है, कौन से वाले क्वेश्चन आंसर हैं ये? आइए इन पर गौर कीजिए वाले। ठीक, तो बच्चों सवाल नंबर 1 है, पैसे के इस्तेमाल से चीज़ों के लेन देन में किस तरह सहूलियत होती है? सवाल का मतलब समझ में आया कि पैसों का इस्तेमाल करने से किस तरीके से चीज़ों के लेन देन के अंदर आसानी होती है। तो बच्चों, पहले के ज़माने में जो लेन देन था वो चीज़ों के बदले में एक दूसरे को चीज़ें दी जाती थी। जैसे कि गेहूँ के बदले में अगर किसी इंसान को दूध ख़रीदना है तो दूध ख़रीदने के लिए बदले में उसे वो गेहूँ देता था। अब ज़रूरी नहीं है कि बच्चों जिस इंसान के पास दूध है उसको गेहूँ ही चाहिए हो। तो लोगों को आपस में अपना जो जोड़ है वो ढूंढने के अंदर बहुत सारी दुश्वारियाँ होती थी। तो इसी वजह से बच्चों लेन देन को आसान करने के लिए मनी का चलन हुआ, यानी कि पैसे को राइज किया गया। तो एग्ज़ाम में इस बात को कैसे लिखोगे कि पैसे के लेन देन के ज़रिए ख़रीदो फरोख्त में यानी कि चीज़ों को ख़रीदने और बेचने में आसानी हो जाती है। जिस शख्स के पास पैसा है वो इसका इस्तेमाल किसी भी चीज़ को ख़रीदने के लिए कर सकता है। यही वजह है कि हर कोई अदायगी पैसे की शक्ल में ही लेना पसंद करता है। याद रहेगा बच्चों, क्या लिखोगे एग्ज़ाम में कि पैसे के लेन देन के ज़रिए ख़रीदो फरोख्त के अंदर आसानी हो जाती है। जिस शख्स के पास पैसा है वो इसका इस्तेमाल किसी भी चीज़ को ख़रीदने के लिए आसानी से कर सकता है। यही वजह है कि हर कोई अदायगी पैसे की शक्ल में लेना चाहता है, ताकि वो अपनी मनमर्जी की चीज़ अपनी सहूलियत के हिसाब से ख़रीद सके। पर इससे पहले पैसे का इस्तेमाल अपनी ज़रूरत की चीज़ों को ख़रीदने के लिए किया जाता है। सॉरी बच्चों, फिर इस पैसे का इस्तेमाल
अपनी ज़रूरत की चीज़ों को ख़रीदने के लिए किया जाता है। बिल्कुल ठीक बात है। मिसाल के तौर पर एक जूता बनाने वाला बाज़ार में जूता बेचकर गेहूं खरीदना चाहता है, तो जूता बनाने वाला पहले जूतों को पैसों में तब्दील करेगा, यानी कि जूतों को बेचकर पैसे हासिल करेगा और फिर इस पैसे का इस्तेमाल वे गेहूं खरीदने के लिए आसानी से कर लेगा। समझ में आया बच्चों कि पैसों से किस तरीके की सहूलियत होती है कि पैसों से हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी चीज़ अपनी सहूलियत की आसानी से ख़रीद सकते हैं। मिसाल ज़रूर लिखेंगे एग्ज़ाम में। जिस तरीके से एक जूता बनाने वाला बाज़ार में जूता बेचकर गेहूं ख़रीदना चाहता है, तो वो पहले क्या करेगा, जूतों को बेचकर पैसा हासिल करेगा और फिर गेहूं को ख़रीद लेगा। अगला सवाल है, कुछ ऐसी मिसालें दीजिए जिनमें चीज़ों और ख़िदमत का लेन देन या ज़रूरी या मजदूरी की अदायगी चीज़ों के लेन देन के ज़रिए हो रही है। समझ में आया? सवाल का मतलब क्या है कि आपको कुछ ऐसी मिसालें देनी हैं जिनके अंदर पैसों का इस्तेमाल ना होकर जो मजदूरी की अदायगी है वो चीज़ों के लेन देन के ज़रिए हो रही है। जैसे कि एक दूध वाला किसी ऐसे किसान को भूसे के बदले में कुछ दिन आकर दूध देता है। सूती कपड़ा बनाने वाला आदमी को गेहूं या चने के बदले कपड़ा देता है। इसी तरह से चमड़े की चीज़ों की तिजारत करने वाला जूतों और चमड़ों की चीज़ों के बदले किसी किसान से बकरी ले लेता है। इसी तरह गांव का दर्जी एक गाय के बदले एक ख़ानदान के लोगों के कपड़े पूरे साल सी लेता है। समझ में आ गई बच्चों कि चीज़ों के बदले जिस इंसान को जो चीज़ चाहिए होती है वो एक दूसरे से आपस में लेन देन कर लिया करते थे। अगला सवाल है, एम सेलम यानी कि किसी आदमी का नाम है, तो वो अदायगी के लिए 20,000 रुपये नकद बैंक से निकालना चाहते हैं। इसके लिए वे चेक को किस तरीके से लिखेंगे? तो कैसे लिखेंगे? मोहम्मद सलीम अपनी चेक बुक से एक चेक निकालेंगे और फिर उस चेक पर तारीख लिखेंगे। 20,000 रुपये को रकम 20,000 रुपये की रकम हिंसों के अंदर यानी कि डिजिट में और लफ्ज़ों में यानी कि वर्ड्स में लिखेंगे। फिर वो इस चेक के ऊपर पीछे की साइड सेल्फ लिखकर नीचे दाईं तरफ अपने दस्तखत कर देंगे। इसके बाद इस चेक को वो बैंक में जाकर रकम हासिल कर सकते हैं। याद रहेगा कि किसी भी चेक को भरने के लिए क्या करना होता है कि सबसे पहले मोहम्मद सलीम अपनी चेक बुक से एक चेक निकालेंगे और फिर उसमें तारीख डालेंगे। 20,000 रुपये की रकम हिंसों और लफ्ज़ों में लिखेंगे। फिर इस चेक पर पीछे की साइड सेल्फ लिखेंगे, नीचे दाईं तरफ अपने दस्तखत करेंगे। इसके बाद वे बैंक में जाकर रकम हासिल कर सकते हैं यानी कि रकम निकाल सकते हैं। अगला सवाल है, हमारे मुल्क की एक बहुत बड़ी आबादी गरीब है, क्या इनकी कर्ज लेने की सलाहियत को मुतासिर करती है? देखो बच्चों, सवाल में बताया गया है कि जो हमारे देश की बहुत बड़ी आबादी है वो गरीब है, तो गरीब होने की वजह से किस वजह से इन्हें कर्ज लेने के अंदर दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। तो बच्चों देखो, जब कभी भी कर्ज दिया जाता है तो बैंकों के ज़रिए शर्त रखी जाती है कि सिक्योरिटी के तौर पर आपको कोई चीज़ जमा करानी पड़ेगी ताकि बैंकों के लिए कर्ज की अदायगी आसान हो सके। तो इस बात को बच्चों कैसे लिखोगे? गरीब लोगों की आमदनी कम होती है, इसका मतलब है कि उनकी कर्ज लेकर उस पर बनने वाले सूद को अदा करने की सलाहियत कम होती है। याद रहेगा कि बच्चों, गरीब लोगों की आमदनी भी कम होती है। इसका मतलब क्या होता है कि इनकी कर्ज लेकर उस पर बनने वाले सूद को अदा करने की जो ताकत होती है वो भी कम होती है। आम तौर पर वो गरीबों को कर्ज देते वक्त यानी कि आम तौर पर बैंक गरीबों को कर्ज देते वक्त हिचकिचाते हैं। वो मान लेते हैं कि कर्ज देना तो आसान है, लेकिन अगर गरीब की आमदनी ही नहीं है तो वो उनके कर्ज को किस तरीके से वापस करेगा और किस तरीके से सूद की किस्तों को जो सूद के जब बच्चों कर्ज दिया जाता है तो बदले में सूद लिया जाता है, इंटरेस्ट लिया जाता है। तो बैंक इस बात से डरते हैं कि अगर इन लोगों को जिनकी पास कमाई के ज़रिए कम है तो ये किस तरीके से सूद को हर महीने के महीने भरेंगे। तो इसी वजह से गरीब लोगों को जब बैंक कर्ज देता है तो बहुत सारी
दस्तावेज कार्यवाही करता है, सिक्योरिटी लेता है, ताकि उसे यकीन आ जाए कि ये लोग बैंक के कर्ज को आसानी से वापस चुका देंगे। इसी वजह से बच्चों गरीबों को आसानी से बैंकों के ज़रिए कर्ज नहीं मिल पाता है। तो ये लोग क्या करते हैं कि साहूकारों, महाजनों वगैरह से कर्ज लेते हैं, और ये लोग क्या करते हैं कि इनकी ज़मीनों के जो दस्तावेज़ होते हैं अपने पास रख लेते हैं, और फिर अगर ये लोग कर्ज़ को अदा नहीं कर पाते हैं तो इनकी ज़मीनों को बेचकर इनका इस्तेहसाल कर देते हैं, और किसान पूरी तरीके से बर्बाद हो जाते हैं। बच्चों, टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 1 है, सवाल नंबर 1 है, ध्यान से सुनेंगे। बहुत ज़्यादा जोखिम की सूरत हाल में कर्ज लेने वालों के लिए मज़ीद मसाइल पैदा हो जाते हैं, वजाहत कीजिए। सवाल का मतलब पहले समझेंगे। तो बच्चों, यहाँ पर क्या कहा गया है कि बहुत ज़्यादा, यानी कि जब किसी इंसान को पैसों की ज़रूरत होती है तो वो बैंक से पैसा या साहूकार से पैसा उधार ले लेता है, मगर जब कर्ज़ को वो वापस करता है तो कभी कभी उसका नुकसान भी हो जाता है और उसके सामने मज़ीद मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो इस बात को आपको डिटेल के अंदर बताना है। तो कैसे लिखोगे? ये बात सही है कि नामुनासिब और गरीबी के दौर में कर्जदार के लिए कर्ज़ की रकम इसके मसाइल को हल करने की बजाय और ज़्यादा मसलों को पैदा कर देती है। याद रखोगे, सबसे पहले क्या लिखोगे कि ये बात बिल्कुल सही है कि नामुनासिब और गरीबी के दौर में कर्जदार के लिए कर्ज़ की रकम उसके मसाइल को हल करने की बजाय, यानी कि प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की बजाय प्रॉब्लम को, मसाइल को और ज़्यादा बढ़ा सकती है। मिसाल के तौर पर, अगर कर्ज़ देने वाला फ़र्द निजी साहूकार या ताजिर है तो वो कर्ज़ लेने वाले से कोई कीमती चीज़ उसके बदले में रखने का मुतालबा, यानी कि मांग कर सकता है। याद रखोगे कि अगर कर्ज़ देने वाला फ़र्द निजी साहूकार, ताजिर या महाजन है तो वो कर्ज़ लेने वाले से उसकी कोई कीमती चीज़ अपने पास गिरवी रख सकता है, मसलन ज़मीन, घर, गाड़ी, मवेशी या बैंक की रकम, जिसे वे कर्ज़ की गारंटी के तौर पर रखता है। अगर कर्जदार कर्ज़ की शराइत के मुताबिक रकम नहीं लौटाता है तो कर्ज़ देने वाले को बदले में रखी गई मलकियत को फ़रोख्त करने या बेचने का हक होता है, अधिकार होता है। कई मर्तबा कर्जदार की जायदाद या मकान भी नीलाम हो जाता है और उसे और ज़्यादा माशी नुकसान उठाना पड़ता है। एक तो बेचारा कर्जदार होता है, कर्जा लेकर अपना जैसे तैसे जीवन यापन करता है, मगर कभी काम धंधे के अंदर उसे नुकसान हो जाता है तो साहूकार क्या करते हैं कि जो उनके पास गिरवी ज़मीन रखी होती है उसे बेच देते हैं। तो इस वजह से कर्जदार की हालत और भी ज़्यादा दयनीय हो जाती है। अगला पॉइंट है, कोई किसान गांव के महाजन से ज़्यादा सूद पर कर्ज ले लेता है। वो महाजन ज़राअती ताजिर है, इसलिए वे कर्ज और सूद की अदायगी के लिए अपनी फसल फ़ौरन ही मौजूदा कीमतों के ऊपर बेच देता है और इसे कई मर्तबा माशी नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि बाद में वे इसी फसल को ज़्यादा कीमत पर भी बेचकर मुनाफा कमा सकता था। मगर महाजन के ज़ोर की वजह से क्या होता है कि ये जल्दी ही अपनी फसल को बेच देता है, जिससे इसको नुकसान हो जाता है, क्योंकि इसे अपनी कर्ज़ की अदायगी करनी होती है। अगला पॉइंट लिखेंगे, बैंक कर्ज न चुकाने वालों के खिलाफ अदालत में भी जा सकते हैं और कर्जदार को बार बार अदालतों की तारीखें भुगतनी पड़ सकती हैं। ऐसी हालत किसी भी बाइज्जत फ़र्द के लिए समाज में पसंद नहीं की जाती है। तो बच्चों, याद रहेगा कि गरीबी की वजह से कर्जदार को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहली समस्या क्या होती है कि जो साहूकार या ताजिर होते हैं, एक बार रिपीट करवा रही हूँ मैं आपको, कि वो क्या करते हैं कि कर्जदार की कोई कीमती चीज़ अपने पास रख लेते हैं। अगर कर्जदार वक्त पर कर्ज को चुका नहीं पाता है तो वो उनका मकान वगैरह बेच देते हैं, जिस वजह से कर्जदार को बेइंतहा नुकसान उठाना पड़ता है। दूसरी बात, किसान गांव के महाजन से पैसा उधार लेते हैं तो इन्हें महाजनों को पैसे वापस करने होते हैं, तो इसकी वजह से ये क्या करते हैं, जल्दी ही अपनी फसल को बेच सकते हैं। इससे भी इनको नुकसान होता है। क्या नुकसान होता है? क्योंकि बाद में बच्चों ये अपनी फसल को महंगे दामों पर बेच सकते थे। इसी तरीके से बच्चों, बैंक कर्जदार के खिलाफ अदालत में केस भी कर सकता है, जिसकी एवज़ में कर्जदार को बार बार अदालतों और कचहरियों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, जो कि सामाजिक रूप में अच्छी बात नहीं होती है।
तो उम्मीद करती हूँ कि बच्चों आपको किसी भी कर्जदार की इन दुश्वारियों को अच्छे से आपके समझ में आ गया होगा और आप इसको एग्ज़ाम में बहुत अच्छी तरीके से लिख देंगे। टेक्स्ट बुक का अगला सवाल है कि ज़रूरियात की दोहरी मुताबात के मसाइल को ज़र के ज़रिए किस तरह से ज़र यानी कि पैसे के ज़रिए अपनी ज़रूरतों की जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें कैसे हल किया जा सकता है, अपनी ख़ुद की मिसाल से वाज़ा कीजिए। तो देखो बच्चों, जिस शख्स के पास भी पैसा होगा यानी कि उसके पास लेन देन की सहूलियत है, वो अपनी ज़रूरत की किसी भी चीज़ को बआसानी ख़रीद सकता है। तो इस बात को आप एग्ज़ाम में किस तरीके से लिखोगे? जिस शख्स के पास पैसा है वो इसका इस्तेमाल किसी भी चीज़ को ख़रीदने के लिए कर सकता है, क्योंकि हर कोई अदायगी पैसे की शक्ल के अंदर लेना पसंद करता है। सबसे पहले क्या लिखोगे बच्चों? जिस शख्स के पास पैसा है वो इसका इस्तेमाल किसी भी चीज़ को ख़रीदने के लिए कर सकता है, क्योंकि हर कोई जो अदायगी है कीमत की चीज़ों की अदायगी पैसों की शक्ल में ही लेना पसंद करता है, और फिर इसके ज़रिए वे शख्स अपनी ज़रूरत की चीज़ों को ख़रीद लेता है। मिसाल के तौर पर जूता बेचने वाला जूते बेचकर गेहूं ख़रीदना चाहता है, इसलिए वे जूता बेचकर पहले पैसा हासिल करता है और फिर इस पैसे से गेहूं को ख़रीद लेता है। बग़ैर पैसे के लेन देन और चीज़ों की ख़रीदो फरोख्त एक मुश्किल काम होती है। किस तरीके से? जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया था कि अगर पैसा पास नहीं है तो जूते वाले को गेहूं उगाने वाले ऐसे किसान की तलाश करनी पड़ेगी जो ना सिर्फ गेहूं को बेचना चाहता हो बल्कि साथ में जूते भी ख़रीदना चाहता हो। तो ऐसी चांसेस बच्चों ढूंढने के अंदर लोगों को तो परेशानी उठानी पड़ेगी, यानी कि दो फरीक एक दूसरे से चीज़ें ख़रीदने और बेचने पर आमदा हो। इसे ही ज़रूरतों का दोहरा सिलसिला कहते हैं। याद रखोगे कि इसे ही ज़रूरतों का दोहरा सिलसिला कहते हैं। अगर आपसे एग्ज़ाम में मिसाल पूछी जाए तो आप इस मिसाल को किस तरीके से लिखोगे, दोबारा पढ़कर बताती हूँ ताकि अच्छे से आपके जहन के अंदर बैठ जाए। देखो बच्चों, बग़ैर पैसे के लेन देन के चीज़ों की ख़रीदो फरोख्त करना एक मुश्किल काम है। मिसाल के तौर पर जूते वाले को गेहूं उगाने वाले ऐसे किसान की तलाश करनी पड़ेगी जो ना सिर्फ गेहूं को बेचना चाहता हो बल्कि साथ में जूते भी ख़रीदना चाहता हो, यानी कि दुश्वारी होगी आपस में लेन देन करने के लिए। अगला सवाल है, बैंक उन लोगों के साथ जो ज़ायद ज़र रखते हैं और वो जिनको ज़र की ज़रूरत होती है के दरमियान किस तरह सालसी करते हैं, यानी कि तालमेल पैदा करते हैं। बच्चों, सवाल का मतलब देखो समझ में आया कि बैंक उन लोगों के साथ जो ज़्यादा ज़र रखते हैं, यानी कि जो लोग ज़र को मनी को बैंकों के अंदर जमा रखते हैं, और वो लोग जो जिन लोगों को ज़र की ज़रूरत होती है इसके लिए ऐसा क्या सिस्टम बनाते हैं अपने बैंक के अंदर। तो बच्चों देखो, बैंक क्या करते हैं कि 15% जो पैसा होता है वो अपने पास रखते हैं, यानी कि सारा ही पैसा अपने पास नहीं रखते हैं। बाकी के बचे हुए पैसों को वो क्या करते हैं, लोगों को ब्याज पर दे देते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि विनिर्माण में लगा देते हैं, जिससे उन्हें ब्याज के रूप के अंदर पैसा हासिल होता है। बात समझ में आई बच्चों कि बैंक नकद रूप में अपने पास 15% पैसा रखते हैं। जिन लोगों को पैसे की ज़रूरत होती है वो उन्हें दे देते हैं, जो कि चेक बुक वगैरह से निकालते हैं। क्योंकि बच्चों ऐसा तो नहीं होता है कि सारे ही कस्टमर को एक साथ पैसे की ज़रूरत हो, तो बैंक क्या करता है, बाकी का जो बचा हुआ पैसा होता है उसे दूसरे कामों में लगाकर मुनाफा हासिल करता है। तो इस बात को आप एग्ज़ाम में किस तरीके से लिखोगे? लोग पैसे को बैंक में अपने नाम से जमा करा देते हैं, बैंक उन्हें इस पर सूद भी देता है, इससे लोगों को फ़ायदा होता है। इस तरह लोगों की रकम बैंकों के अंदर महफूज रहती है। इस रकम को लोग मांग के ज़रिए निकाल सकते हैं। इस जमा रकम को मांग जमा कहते हैं। याद रखोगे कि जमा रकम को क्या कहते हैं, मांग जमा कहते हैं। बैंक लोगों से जो रकम खातों में जमा करते हैं वे उसका क्या करते हैं, ये एक दिलचस्प बात है। बैंक अपने पास जमा रकम का छोटा हिस्सा नकद के रूप में रखता है। मिसाल के तौर पर आजकल हिंदुस्तान में बैंकों में कुल जमा रकम का 15% हिस्सा बैंक नकद रूप की शक्ल में अपने पास रखता है, क्योंकि इससे किसी भी दिन रकम जमा कराने वालों के ज़रिए से निकालने की
मदों को मद्देनज़र रखते हुए किया जाता है, यानी कि जिन लोगों को पैसों की ज़रूरत होती है, जो बैंक से पैसा निकालना चाहते हैं, तो 15% नकद रूप में बैंक इसलिए रखता है ताकि वो इनको आसानी से दे सके। आगे लिखोगे, बैंक जमा रकम के कुछ हिस्सों को कर्ज के रूप में देकर इस्तेमाल करता है, जिससे उसे ब्याज के रूप में पैसा हासिल होता है। इस तरह बैंक रकम जमा करने वालों और ज़रूरतमंद लोगों के दरमियान एक बिचौलिए का काम करता है। याद रखोगे कि बैंक किस तरीके से रकम जमा करने वालों और ज़रूरतमंद लोगों के दरमियान एक बिचौलिए का काम करता है, यानी कि लोगों के पैसे भी बैंक के अंदर महफूज रहते हैं और जिन लोगों को कर्ज़े की ज़रूरत होती है यह उन लोगों को पैसा भी कर्ज दे देता है। तो इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए इस लाइन को ज़रूर लिखेंगे कि बैंक रकम जमा करने वाले और ज़रूरतमंद लोगों के दरमियान एक बिचौलिए का काम करते हैं। अगला सवाल है, ध्यान से सुनेंगे। 10 रुपये के नोट को देखिए, इसके ऊपर क्या लिखा है, क्या आप इसकी तफसील बयान कर सकते हैं? यानी कि 10 रुपये के नोट के ऊपर क्या लिखा होता है आपको वो बताना है। तो क्या लिखोगे कि 10 रुपये के नोट पर लिखा है कि मैं इसे रखने वाले को 10 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। क्या लिखा है 10 रुपये के नोट पर बच्चों? कि मैं इसे रखने वाले को 10 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। इस पर गवर्नर के दस्तखत होते हैं। इसका मतलब, दस्तखत का मतलब क्या होता है कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि हमारा कौमी बैंक है, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया को मरकज़ी हुकूमत की तरफ से करेंसी जारी करने का हक हासिल है और वे इस नोट को रखने वाले हर फर्द को हर हालत में 10 रुपये का वादा करता है। इस वादे से आवाम में एक यकीन पैदा हो जाता है। यही यकीन चीज़ों की फ़रोख्त करने में और ख़रीदने वालों के दरमियान करेंसी के लेन देन को कामयाब बनाता है। समझ में आया बच्चों के लोगों को क्या यकीन आता है कि ये नोट हमारी जो सरकार है उसके ज़रिए से, रिज़र्व बैंक के ज़रिए जारी किया गया है और इस नोट को हम अपने पास रखकर अपनी ज़रूरत की चीज़ों को, अपने लेन देन को आसानी से कर सकते हैं। तो ये यकीन लोगों के अंदर पैदा हो जाता है। इसी वजह से सभी लोग चीज़ों का लेन देन करेंसी यानी कि ज़र के रूप में करते हैं। अगला सवाल है कि हमें हिंदुस्तान में कर्ज़ के ज़राए में इजाफ़ा करने की क्यों ज़रूरत है? तो बच्चों, हिंदुस्तान में कर्ज़ के ज़रिए को बढ़ाने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि इनके ज़रिए लोगों की आमदनी के अंदर इजाफ़ा हो सकता है। यानी कि अगर बच्चों लोगों को कर्ज़ आसानी से मिलेगा तो वो अपने उद्योग धंधे करेंगे, छोटे मोटे व्यापार चलाकर अपनी ज़िंदगी को कामयाब बनाने की कोशिश करेंगे। तो इसी वजह से बच्चों हिंदुस्तान के अंदर कर्ज़ के ज़रिए को बढ़ाने की ज़रूरत है क्योंकि इसके ज़रिए लोगों की आमदनी में इजाफ़ा होगा। लोग फसल उगा सकते हैं, इस पैसे से कोई कारोबार कर सकते हैं और छोटी सनतें यानी कि उद्योग वगैरह चला सकते हैं। वे नई सनतें भी लगा सकते हैं और चीज़ों की तिजारत भी कर सकते हैं। कम शरह यानी कि कम ब्याज पर मिलने वाला कर्ज़ मुल्क की तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है। देखो बच्चों, जब लोगों की तरक्की होगी, आवाम की तरक्की होगी, तो इसका मतलब है कि देश की कमाई बढ़ रही है, देश की जो इकोनॉमी है वो भी मजबूत होगी। गरीब ख़ानदान आज भी कर्ज़ के लिए साहूकार पर मुनहसर करते हैं। याद रखोगे कि गरीब ख़ानदान आज भी कर्ज़ के लिए साहूकार पर मुनहसर करते हैं और बच्चों जो साहूकार होते हैं वे बैंक के मुकाबले में सूद बहुत ज़्यादा लेते हैं क्योंकि हिंदुस्तान के सभी दही इलाकों में बैंक मौजूद नहीं होते हैं। अगर मौजूद भी होते हैं तो बैंक से कर्ज़ लेना साहूकार के मुकाबले में बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। बैंक से कर्ज़ लेने के लिए जायदाद और तमाम किस्म के कागजातों की भी ज़रूरत होती है। यही वजह है कि गरीब ख़ानदान बैंकों से कर्ज़ नहीं ले पाते हैं। साहूकार इन लोगों को जानते होते हैं, इसलिए वे कर्ज़ देने को इन्हें तैयार हो जाते हैं, मगर इनसे ये बैंकों के मुकाबले में ज़्यादा ब्याज लेते हैं, जिससे इन लोगों को पूरा फ़ायदा नहीं मिल पाता है कर्ज़े का, कभी कभी इनका नुकसान भी हो जाता है। बच्चों, अगला सवाल है, ध्यान से सुनेंगे। क्या वजह है कि बैंक कुछ कर्जदारों को कर्ज़ देने के लिए तैयार नहीं होते हैं? तो बच्चों, बैंक कुछ कर्जदारों को कर्ज़ देने के लिए इसलिए तैयार नहीं होते हैं क्योंकि बैंक से कर्ज़ लेने के लिए जायदाद और कई किस्म के कागजातों की ज़रूरत होती है। कई लोग कर्ज़ उधार नहीं दे सकते हैं और बैंक इन्हें कर्ज़ देने के लिए तैयार हो सकते हैं।
क्योंकि बैंकों को इन लोगों से ये उम्मीद होती है कि वे दफ्तन फ़क्तन कर्ज की रकम को चुकाएंगे। तो बच्चों, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि कर्ज को अदा नहीं कर पाते हैं। उनकी जो माली हालत होती है वो बिल्कुल ठीक नहीं होते हैं और ना ही उनके पास पूरे दस्तावेज़ होते हैं जो कि सिक्योरिटी के रूप में बैंक मांगता है। तो इसी वजह से बैंक कर्ज देने को तैयार नहीं होते हैं। बच्चों, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे। रिज़र्व बैंक से मुताल्लिक है। तो सवाल है, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों की सरगर्मियों पे किस तरीके से नज़र रखता है? तो बच्चों, हिंदुस्तान में रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया मरकज़ी हुकूमत की जानिब से करेंसी नोटों को जारी करता है, यानी कि करेंसी नोटों को सिर्फ रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया मरकज़ी हुकूमत की परमिशन से ही छाप सकता है। हिंदुस्तानी कानून के मुताबिक किसी फ़र्द या इदारे को करेंसी जारी करने या छापने की इजाज़त नहीं होती है। हिंदुस्तान में रुपये को सामान की अदायगी के लिए हासिल करने से मना नहीं किया जा सकता है। याद रखोगे कि हिंदुस्तान में रुपये के लेन देन को चीज़ों की अदायगी के लिए यानी कि लेने से मना नहीं किया जा सकता है। ये कानूनी जुर्म है। हिंदुस्तान में कोई भी फ़र्द कानूनी तौर पर रुपए में अदायगी को नामंजूर नहीं कर सकता है। इसलिए रुपया वसी पैमाने पर लेन देन का ज़रिया तस्लीम किया जाता है, क्योंकि बच्चों इसे सरकार की तरफ से हिमायत हासिल है। सरकार के ज़रिए ही रुपए को हासिल किया गया है। इसलिए कोई भी इंसान जो चीज़ों का लेन देन रुपयों के रूप में नहीं करेगा तो ये गैर कानूनी माना जाएगा। तो इसी बात को, इसी यकीन को दिल में बिठाते हुए जो लोगों के दिल के अंदर मनी का, जो पैसों का, नोटों का जो चलन है वो घर कर गया है कि वो सभी लोग अच्छी तरीके से समझते हैं कि पैसे की क्या अहमियत है, क्योंकि ये सरकार के ज़रिए जारी की गई करेंसी है। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया दीगर बैंकों की सरगर्मियों पर नज़र रखता है, क्योंकि बच्चों रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया सभी बैंकों का बैंक होता है। रिज़र्व बैंक से मंजूर शुदा शरों पर ही दूसरे बैंक कर्ज दे सकते हैं, यानी कि बच्चों जो सूद लेने की परसेंटेज रिज़र्व बैंक तय करेगा उसी परसेंटेज के अकॉर्डिंग जो बैंक हैं वो कर्ज दे सकते हैं। अपने पास से ये सूद की शरह को तय नहीं कर सकते हैं। रिज़र्व बैंक के ज़रिए ही सूद की शरह को तय किया जाता है। इन्हें इस शरह से ज़्यादा कर्ज देने की इजाज़त नहीं होती है छोटे बैंकों को। इसके अलावा रिज़र्व बैंक चाहता है कि लोगों की जमा रकम बैंकों में हिफाजत से रहे। अगर रिज़र्व बैंक दीगर बैंकों पर कंट्रोल नहीं करेगा तो ये बैंक बदअनवानी यानी कि बेईमानी कर सकते हैं और लोगों को अपनी रकम से हाथ धोना पड़ सकता है। तो इसी चीज़ पर ध्यान रखते हुए रिज़र्व बैंक सभी बैंकों को अपने अंडर रखता है। सिक्योरिटी के तौर पर 300 करोड़ यानी कि 15% रकम अपने पास जमा रखता है, ताकि बैंक जब दिवालिया हो जाएं तो लोगों की रकम की अदायगी इस पैसे से की जा सके। ऐसा निज़ाम रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया को वो कुव्वत अता करता है कि वे बैंकों को कम से कम अपनी जमा रकम का 15% हिस्सा रिज़र्व बैंक के पास जमा करना होता है। ये शर्त होती है किसी भी बैंक को खोलने की, चलन में लाने की। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया दूसरे बैंकों के कर्ज की अदायगी पर भी नज़र रखता है। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों का बैंक कहलाता है। ज़रूर लिखना इस लाइन को। बैंकों पर कोई बहरान आने पर वे इन्हें फ़ौरन मदद करता है, यानी कि छोटे बैंकों पर जब कभी कोई मुश्किल आ जाती है तो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से इन्हें सहूलियतें दी जाती हैं और इन्हें अपनी अदायगी करने की सलाहियत अता करता है। तो बच्चों याद रखोगे कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों का बैंक है। इसका काम है छोटे बैंकों के चाल चलन के ऊपर नज़र रखना, ताकि ये बैंक बदअनवानी ना कर सकें। ये सिक्योरिटी के रूप में छोटे बैंकों से 15% नकद रकम यानी कि तकरीबन 300 करोड़ रुपए सिक्योरिटी के अपने पास रखता है। तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे बहुत अच्छे से लर्न करेंगे सभी। अगला सवाल है कि तरक्की में कर्ज के किरदार का तज्ज़िया कीजिए। तो बच्चों, तरक्की में कर्ज का रोल बहुत ही अहम है। आज के दौर में कोई भी फ़र्द, कोई भी ख़ानदान अपने लिए ज़रूरत की सख्त शराइत पर कर्ज नहीं लेगा। याद रखोगे कि क्योंकि कर्ज से मुसीबतें और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो क्या लिखोगे कि तरक्की में कर्ज का रोल बहुत ही अहम है।
आज के दौर में कोई भी फ़र्द, कोई भी ख़ानदान अपने लिए ज़रूरत की सख्त शराइत पर कर्ज़ नहीं लेगा। इंसान के ज़रिए अदायगी के तरीक़ों को भी देखा जाएगा। अगर बैंकों के कर्ज़ की वापसी यानी कि बच्चों, अगर बैंकों के कर्ज़ की वापसी आसान और मुनासिब है तो वे इसी इदारे से कर्ज़ लेगा जो उसकी मर्ज़ी के मुताबिक कर्ज़ की वापसी करेगा। आम तौर पर बैंकों से कर्ज़ लेकर ही अपना छोटा मोटा कारोबार चलाएंगे, क्योंकि आमतौर पर साहूकार के मुकाबले बैंकों के ज़रिए कम शरह पर सूद के ज़रिए कर्ज़ दिया जाता है। बैंक आसान शर्तों पर कर्ज़ देगा और इसे आसान तरीक़ों से वसूल करेगा, जबकि साहूकार ज़्यादा सूद की शरह लेगा और कागज़ी कार्यवाही और अपनी शराइत के मुताबिक कर्ज़ की वापसी के तरीक़ेकार अपनाएगा। इसके अलावा हिंदुस्तान में बैंक से कर्ज़ लेना नफसियाती तौर पर भी और समाजी तौर पर भी साहूकार से कर्ज़ लेने के मुकाबले में बेहतर माना जाता है, क्योंकि बैंकों की जो सूद की शरह होती है वो सरकार के ज़रिए कंट्रोल की जाती है। बैंक कर्ज़दारों का इस्तेहसाल नहीं कर सकते हैं। अगले सवाल को ध्यान से समझेंगे। इंसान को एक छोटा सा कारोबार करने के लिए कर्ज़ की ज़रूरत है। वो किस बुनियाद पर तय करेगा कि कर्ज़ बैंक से लेना है या साहूकार से? बहस कीजिए। तो वो मंदरजा झेल बातों की बुनियाद पर ही तय करेगा कि उसे कर्ज़ बैंक से लेना है या साहूकार से। सबसे पहले वो दोनों ज़राए की सूद की शरह की तुलना यानी कि मवाजना करेगा। फिर उसी से कर्ज़ लेगा जिसकी सूद की शरह कम होगी। वो उसी एजेंसी या इदारे से कर्ज़ लेगा जिसमें उसे कम से कम कागज़ी कार्यवाही करनी पड़े और उधार की शराइत पर ही इदारा कर्ज़ देने के लिए तैयार हो जाए। याद रखेंगे कि कोई भी इंसान किस तरीके से कर्ज़ लेगा। तो वो पहले साहूकार और बैंक यानी कि दोनों का मुवाजना करेगा। जो भी इंसान कम सूद पर उसको कर्ज़ देने को तैयार होगा, वहीं से वो इंसान कर्ज़ लेगा, और जहाँ पर कम कागज़ी कार्यवाही होगी ऐसी जगह से कर्ज़ लेना कोई भी इंसान पसंद करेगा। अगला सवाल है, हिंदुस्तान में तकरीबन 80% किसान छोटे किसान हैं, जिसमें काश्तकारी के लिए कर्ज़ की ज़रूरत होती है। ठीक बेटे, ये कंडीशन हो गई। तो सवाल है कि बैंक छोटे किसानों को कर्ज़ क्यों नहीं देना चाहते हैं? तो बैंक छोटे किसानों को कर्ज़ देना नहीं चाहते क्योंकि वे कर्ज़ की शराइतों को पूरा नहीं कर पाते हैं छोटे किसान, और फसल ख़राब होने की हालत में उनके लिए कर्ज़ की अदायगी किसानों के लिए फसल ख़राब होने की हालत में कर्ज़ की अदायगी बेहद दुश्वार हो जाती है। ऐसी हालत में बैंकों के सामने अपनी रकम हासिल करने में बहुत सारी दुश्वारियों का सामना होता है। इसी वजह से बैंक छोटे किसानों को कर्ज़ नहीं देना चाहते हैं। अगला सवाल है, वो कौन से दीगर वसाइल हैं जिनसे छोटे किसान कर्ज़ ले सकते हैं? तो छोटे किसानों के लिए कर्ज़ के दीगर ज़राए हैं। साहूकार से कर्ज़ ले सकते हैं, ताजिर से, रिश्तेदार से, दोस्त से, या कोऑपरेटिव सोसाइटियों वगैरह से कर्ज़ ले सकते हैं। मिसाल देकर वजाहत कीजिए कि किस तरह कर्ज़ की शर्तें छोटे किसानों के हक़ में नहीं होती हैं। तो बच्चों, आमतौर पर किसान अपनी फसल उगाने के लिए बीज, कीड़े मार दवाएं, पानी और बिजली वगैरह के खर्च के लिए कर्ज़ लेते हैं, लेकिन बारिश ना होने, सैलाब या किसी दीगर वजह से फसल ख़राब हो जाने की हालत में वे कर्ज़ की अदायगी यानी कि कर्ज़ को वापस नहीं कर पाते हैं। याद रहेगा कि मिसाल देकर वाज़ह कीजिए कि किस तरह कर्ज़ की शराइत छोटे किसानों के हक़ के अंदर नहीं होती हैं। यानी कि बैंकों को पता होता है कि इनकी जो कंडीशन है आगे की वो ठीक नहीं है, ये कर्ज़ की अदायगी नहीं कर पाएंगे, तो इसी वजह से इन लोगों के लिए कर्ज़ की शर्तों को सख्त रखा जाता है, ताकि बैंकों को यकीन आ जाए कि ये लोग इनका पैसा इन्हें वापस लौटा देंगे। जब कुदरती मुसीबत वगैरह आ जाती है किसी कर्ज़दार पर, तो ऐसी हालत में उन्हें कर्ज़ की अदायगी के लिए अपनी ज़मीन का कुछ हिस्सा या फिर कोई दूसरी कीमती सामान को बेचना पड़ सकता है। इस तरह एक कर्ज़ के जाल में वो फंस जाते हैं। तो आम तौर पर साहूकारों के ज़रिए लिया गया जो कर्ज़ होता है किसानों के लिए नुकसानदेह होता है, क्योंकि इनके कर्ज़ की शराइत में सूद की शरह भी ज़्यादा होती है, ज़्यादा ब्याज लिया जाता है,
और किसानों की सारी ज़मीन को गिरवी रखकर ही कर्ज दिया जाता है। इससे किसान कर्ज के जाल में बुरी तरीके से फंस जाते हैं और साहूकार धीरे धीरे इनकी ज़मीन पर कब्जा कर लेता है। अगला सवाल है, कुछ ऐसे तरीके बताएं जिसके ज़रिए छोटे किसान आसान और सस्ता कर्ज हासिल कर सकें। तो बच्चों, किसानों को बैंकों के ज़रिए कम से कम शरह पर कर्ज दिया जा सकता है। किसानों को हुकूमत इस बात के लिए आमदा करे कि वो अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटियां बनाएं। इससे वे बचत के साथ कर्ज की सहूलियतें भी हासिल कर सकते हैं। याद रहेगा कि ऐसे तरीके बताने हैं जिसके ज़रिए छोटे किसान आसान और सस्ता कर्ज हासिल कर सकें। तो किसानों को बैंकों के ज़रिए कम सूद पर कर्ज देना चाहिए। किसानों को हुकूमत इस बात के लिए आमदा करे कि वो अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटियां बनाएं। इससे वे बचत के साथ साथ कर्ज की सहूलियत भी हासिल कर सकते हैं। ऑप्शनल क्वेश्चन आंसर है, ज़्यादा मुनासिब जवाब चुनना है। खुद इमदादी ग्रुप में बचत और कर्ज से मुतालिक सरगर्मियों के फ़ैसले लिए जाते हैं तो मेंबरान के ज़रिए लिए जाते हैं। कर्ज के रस्मी वसाइल में क्या चीज़ शामिल नहीं है? तो कर्ज के रस्मी वसाइल के अंदर आजर शामिल नहीं है। अगला सवाल है, मौजूदा करेंसी की दो शक्लें बतानी है। तो बच्चों, मौजूदा जो करेंसी है वो नोट के रूप में है और सिक्कों के रूप में भी है। अब बच्चों, एक चीज़ और आ गई है, वो क्या है? मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग। हिंदुस्तान में करेंसी कौन जारी करता है? वे किसकी तरफ से जारी की जाती है? तो बच्चों, हिंदुस्तान में रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया या हुकूमत हिंद की तरफ से करेंसी जारी की जाती है। अगला सवाल है, हिंदुस्तान में करेंसी जारी करने से मुतालिक दो कानूनी पाबंदियां कौन कौन सी हैं? तो बच्चों, रिज़र्व बैंक के अलावा हिंदुस्तान का कानून किसी भी फ़र्द या इदारे को करेंसी जारी करने की इजाज़त नहीं देता है। कानून रुपयों के लेन देन के ज़रिए के तौर पर इस्तेमाल करने की कानूनी सलाहियत अदा करता है। हिंदुस्तान में रुपये को सामान के बदले अदा करने के लिए कोई भी मना नहीं कर सकता है, वरना इसे गैर कानूनी माना जाएगा। अगर कोई इंसान चीज़ खरीदना चाहता है, जैसे कि गेहूँ खरीदना चाहता है, तो गेहूँ वो पैसे देकर ही तो ख़रीदेगा। अगर कोई इंसान पैसे लेने को मना करेगा तो इस बात को गैर कानूनी माना जाएगा, क्योंकि ये सरकार की तरफ से जारी की गई करेंसी है। बच्चों, अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन आंसर है। सवाल नंबर 1, रुपया क्या है? तो एक मखसूस अरसे के दौरान करेंसी के एक हाथ से दूसरे हाथ में जाने की जो शरह है उसी को रुपया कहते हैं। याद रखोगे कि एक लिमिटेड यानी कि एक ख़ास अरसे के दौरान करेंसी के एक हाथ से दूसरे हाथ में जाने की शरह को रुपया कहते हैं। करेंसी की सबसे बड़ी अहमियत क्या है? तो करेंसी के ज़रिए बच्चों चीज़ों का लेन देन आसान हो जाता है। कागज़ करेंसी से क्या मुराद है? तो कागज़ करेंसी से मुराद उन कागज़ी नोटों से है जो हुकूमत या रिज़र्व बैंक के ज़रिए जारी किए जाते हैं और जिन्हें सभी तरह की अदायगी के लिए आज़ादाना तरीके से तस्लीम किया जाता है। कागज़ी करेंसी अलामती करेंसी होती है। इसकी कीमत हुकूमत की साख पर मुनहसिर करती है। याद रखोगे, कागज़ी करेंसी का मतलब क्या है? कागज़ी करेंसी से मुराद उन कागज़ी नोटों से है जो हुकूमत या रिज़र्व बैंक के ज़रिए जारी किए जाते हैं और जिन्हें सभी तरह की अदायगी के लिए सरकार के ज़रिए मंजूरी दी जाती है। कागज़ी करेंसी अलामती करेंसी होती है। इसकी जो कीमत होती है वो हुकूमत की साख पर ही मुनहसर करती है कि किस नोट की कितनी कीमत तय की जाएगी। ये हुकूमत की साख पर निर्भर करती है, मर्तबे पर। अगला सवाल है, कागज़ी करेंसी के क्या फ़ायदे हैं? तो कागज़ी करेंसी कम खर्चीली होती है और इसे आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। कागज़ी करेंसी का एक नुकसान बताइए। तो कागज़ी करेंसी के ज़्यादा चलन से करेंसी की गिरावट का ख़तरा रहता है। कागज़ी करेंसी अपने मुल्क में ही चलती है, गैर ममालिक में नहीं चलती है। कागज़ी करेंसी वहाँ से हमें उनको चेंज करवाना पड़ता है। क्या हम करेंसी के बग़ैर काम कर सकते हैं? तो आज के दौर में करेंसी के बग़ैर बिल्कुल भी काम नहीं किया जा सकता। इसका चलन बंद होने पर चीज़ों के लेन देन फिर से शुरू हो जाएंगे, जो कि एक दुश्वार काम है। नज़दीकी करेंसी से क्या मुराद है? तो नज़दीकी करेंसी में सर्टिफिकेट, ट्रेजरी बिल, बॉन्ड,
हिस्से और बीमा की पॉलिसी को शामिल किया जाता है। इसे नज़दीकी करेंसी कहते हैं, जैसे कि कोई बॉन्ड, बीमा की रकम वगैरह, ये हमेशा वैलिड रहती है, तो इससे पैसा हासिल होता है बाद में, तो इसी वजह से इन्हें नज़दीकी करेंसी कहते हैं। अगला सवाल है, आला कुव्वत वाली करेंसी किसे कहते हैं? तो आला कुव्वत वाली करेंसी वो कागजी नोट और सिक्के शामिल होते हैं जिन्हें हुकूमत और रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के ज़रिए छापा जाता है। बैंक रकम किसे कहते हैं? तो बच्चों, तिजारती बैंकों के पास आवाम की वो जमा रकम जिसे चेक के ज़रिए निकाला जा सकता है उसे बैंक रकम कहते हैं। याद रखोगे, तिजारती बैंकों के पास आवाम की वो जमा रकम जिसे चेक के ज़रिए निकाला जा सकता है। फ़िक्स डिपॉज़िट किसे कहते हैं बच्चों? एफडी होती है ये। तो ऐसी जमा रकम जो बैंकों में जमा कराई जाती है और इस रकम को एक मुतीना वक्त यानी कि 2-4 साल बाद ही निकाला जा सकता है। पहले भी निकाल सकते हैं ज़रूरत होने पर, मगर फिर उसका कोई सूद वगैरह नहीं दिया जाता है, पूरी रकम वैसे ही वापस कर दी जाती है। राइज करेंसी यानी कि चलन में आने वाली करेंसी से क्या मुराद है? ऐसी करेंसी जो किसी मुल्क की राइज करेंसी होती है। इसमें सिक्के और नोट शामिल होते हैं और ये हुकूमत के ज़रिए जारी की जाती है। मरकज़ी बैंकों को आखिरी सहारा देने वाला बैंक क्यों कहा जाता है? तो बच्चों, जब तिजारती बैंक अपनी माली ज़रूरतों को पूरा करने में नाकाम हो जाते हैं, फिर मरकज़ी बैंक इनका आखिरी सहारा होता है, जिसकी वजह से इन्हें मदद मिलती है और ये दिवालिया होने से बच जाते हैं। बैंक किसे कहते हैं? तो बैंक से मुराद उधार पैसे या सरमायाकारी के मकसद से जमा शक्ल में अवाम से रकम वसूल करना और उनके मांगने पर पैसों को वापस मांगने पर चेक, ड्राफ्ट या दीगर दूसरे तरीके में पैसों की अदायगी करना, ऐसे इदारे को बैंक कहते हैं। क्या लिखोगे? बैंक वो इदारा है जिसमें पैसे या सरमायाकारी के मकसद से पैसों को जमा किया जाता है, लोगों से वसूल किया जाता है कर्ज़ा, और पैसे लोगों के वापस मांगने पर उनको सुविधा दी जाती है चेक, ड्राफ्ट, बुक वगैरह की। तिजारती बैंक किसे कहते हैं? तो तिजारती बैंकों से मुराद उस बैंक से है जो मुनाफा कमाने के मकसद से बैंककारी करते हैं। इन्हें मखलूत सरमाया वाला बैंक कहा जाता है। यह करेंसी या उधार में लेन देन करते हैं। अगला सवाल है, मरकज़ी बैंक से क्या मुराद है? तो एक मुल्क की बैंककारी के निज़ाम में मरकज़ी बैंक को एक आला इदारा माना जाता है। यही बैंक दीगर बैंकों पर कंट्रोल करता है। ये बैंकों का बैंक कहलाता है। हिंदुस्तान का मरकज़ी बैंक क्या है? आरबीआई है और ये 1935 में कायम किया गया था। कौन सा इदारा हिंदुस्तान में करेंसी, नोट और सिक्के जारी करता है? तो बच्चों, रिज़र्व बैंक। रिज़र्व बैंक की कोई 2 ख़ास काम बताने हैं। तो रिज़र्व बैंक करेंसी और सिक्कों की शक्ल में जारी करता है। रिज़र्व बैंक हुकूमत के बैंकर, एजेंट और सलाहकारी की शक्ल में काम करता है। बैंक की शरह से क्या मुराद है? तो बैंक की शरह ऐसी शरह होती है जिन पर किसी मुल्क का मरकज़ी बैंक अपने दूसरे बैंकों को करेंसी उधार देता है। अगला सवाल है, मकामी साहूकार या कर्ज देने वालों पर एक मुख्तसर नोट लिखिए। तो कदीम महदोवस्ती और बरतानवी हुकूमत के दौरान भी लोगों को कर्ज देने वाला सिर्फ एक ही इदारा था, वो मकामी साहूकार या उधार देने वाले लोगों का इदारा हुआ करता था। पुराने ज़माने में ये मकामी ज़र उधार देने वाले लोग एक तरीके से अच्छे या बुरे अपनाते थे ताकि कर्ज लेने वालों को अपने कंट्रोल में रखा जा सके। आमतौर पर साहूकार ज़राअती ज़मीन के बदले में कर्ज देना ज़्यादा पसंद करते थे, यानी कि ज़मीन को गिरवी रखकर ये लोग सूद की ज़्यादा शरह लेते थे। इसका नतीजा ये होता था कि ज़्यादातर किसान बेज़मीन हो जाते थे, बेज़मीन मज़दूर बन जाते थे। दही इलाकों, कस्बों और शहरों के गरीब लोग 3 मकासद के लिए कर्ज लिया करते थे: अपने ज़राअती काम के लिए, अपनी मजहबी और समाजी खिदमात को निभाने के लिए, कुछ लोग तो अपने यौमिया ख़र्च को पूरा करने के लिए भी कर्ज लेते थे। अगला सवाल है, ज़र का मतलब और इसके काम बताएं, यानी कि मनी। तो ज़र एक ऐसा लफ्ज़ है जिसका मतलब हर एक फ़र्द जानता है, लेकिन इसकी तारीफ़ करना बहुत मुश्किल काम है। ज़र वो है जो करेंसी का काम करता है। ज़र एक ऐसी चीज़ है जो कीमतों की पैमाइश और चीज़ों के लेन देन के दरमियान मुतबादिल ज़रिए का काम करते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि
सिर्फ धातु के सिक्के ही हकीकी करेंसी हैं, पर इस नज़रिए को सही नहीं माना जा सकता है, क्योंकि जदीद तनाज़िर में इसके तहत कागज़ी करेंसी साख ज़र को भी शामिल किया जाना चाहिए। इसलिए ज़र के तहत उन सभी चीज़ों को शामिल किया जाता है जिन्हें तबादले का ज़रिया, कीमतों की पैमाइश, ख़रीदारी की क़ुव्वत जिसके अंदर होती है। अब बच्चों, जो ज़र के काम हैं, ज़र या करेंसी के ज़रिए किसी भी मुल्क में सभी लेन देन आसानी से किए जा सकते हैं। ज़र या करेंसी एक इकाई की शक्ल में कीमतों की पैमाइश का तयन करती है, यानी कि ज़र के ज़रिए ही कीमतें तय की जाती हैं। इससे मुराद है कि हर चीज़ की कीमत को करेंसी में आंका जा सकता है। अगला सवाल है, ज़र की ज़रूरत से जुड़े हुए कुछ अहम नुक्ते बताइए। तो ज़र या करेंसी का इस्तेमाल ज़रूरत की चीज़ों के लेन देन के लिए किया जाता है। इसकी अहमियत तिजारत में सबसे ज़्यादा होती है। तिजारत के सभी काम इसके ज़रिए किए जाते हैं। बजट बनाने में भी इसकी अहम ज़रूरत होती है। कौमी आमदनी और लोगों की आमदनी की पैमाइश भी, यानी कि अंदाज़ा भी ज़र के पैसे के ज़रिए लगाया जाता है। पैदावारी निज़ाम की पैदाइश भी इसकी शक्ल में होती है। अगला सवाल है, बैंकिंग से आपकी क्या मुराद है? तो कमर्शियल बैंक वो इदारे हैं जो मुनाफे के मकसद से काम करता है और आवाम से रकम हासिल करता है, लोगों को, फर्मों और हुकूमतों को कर्ज देता है। इसके ख़ास काम मंदरजा झेल हैं: आवाम से रकम वसूल जमा करना, कर्ज और सरमायाकारी करना, चेक या दीगर सहूलियातें करना। अब बच्चों, ये वही सवाल है, कमर्शियल बैंक का मतलब वाज़े करना है, तो यहाँ पर ये आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं। अब बच्चों, किसी भी मुल्क की मईशत में ज़र की क्या अहमियत है? तो करेंसी या ज़र एक ऐसा महवर ज़रिया है जिस पर मईशत चक्कर लगाती है। इंसानी ज़रूरियातें लामहदूद हैं, वसाइल भी महदूद हैं, इसलिए इंसान को इंतखाब करने का सामना करना पड़ता है। मईशत में करेंसी की जो अहमियत है वो मंदरजा झेल है। बच्चों, समझ में आया कि करेंसी के ज़रिए ही पूरी इकोनॉमी के कामकाज चलते हैं, क्योंकि इंसान की ज़रूरियातें लामहदूद होती हैं, मगर चीज़ें जो होती हैं वो लिमिटेड होती हैं। तो करेंसी या ज़र सरमायादाराना मईशत में पैदावार की बुनियादी चीज़ों में कीमतों का तयन करता है। करेंसी की मदद से कंज्यूमर अपनी ज़रूरत की चीज़ों को ख़रीद सकता है। करेंसी मुनज़्ज़म साख बाज़ार की तरक्की के लिए ज़रूरी होती है। करेंसी की मदद से बच्चों मुस्तकबिल के सौदे हाल में किए जा सकते हैं, क्योंकि पहले बच्चों देखो, चीज़ों का लेन देन के लिए आपस में लोगों को ढूंढना पड़ता था। करेंसी चीज़ों के लेन देन के निज़ाम की खामियों को भी दूर करता है। करेंसी या ज़र समाजी फलाह यानी कि सुधार की पैमाइश करती है और इससे माशी तरक्की होती है। याद रहेगा बच्चों, करेंसी से माशी तरक्की होती है, मुस्तकबिल का लेन देन आसान होता है। करेंसी चीज़ों के लेन देन के निज़ाम की खामियों को दूर करता है। करेंसी या ज़र मुनज़्ज़म साख बाज़ार की तरक्की के लिए ज़रूरी होता है। तो इन सभी बातों को आप बच्चों अच्छे से लिख देंगे।